सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। सेमेस्टर 5th में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज हम फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं, जिसका नेम है मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। सो जो मेटल लिगेंड बॉन्डिंग होती है ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर, उसे हम स्टडी करने वाले हैं। सो सबसे पहले उसमें हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है लिमिटेशन ऑफ वीबीटी। सो लिमिटेशन क्या थी, वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है लिनस कॉलिंस ने दी थी। सो हम जानते हैं कि मेटल जो होता है उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं और लिगेंड के पास फिल्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे लिगेंड के पास जो है ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे ऑर्बिटल में, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है मेटल को दे देगा और वहाँ पे हमारा क्या बनेगा, कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड बनेगा। सो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए हमारी ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल, और अगर उसमें इनर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो हमारी जो हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होगी और आउटर है तो sp3d2 होगी। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए हमारी जो ज्योमेट्री होती है वो होती है टेट्राहेड्रल्स और स्क्वायर प्लेनर। और टेट्राहेड्रल में हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है और स्क्वायर प्लेनर में हाइब्रिडाइजेशन dsp2 होती है। सो हम अपने लिमिटेशन ऑफ वीबीटी पे चलते हैं। तो लिमिटेशन में सबसे पहले पॉइंट आता है कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो कलर और स्पेक्ट्रा नहीं बता पाई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का। सेकंड पॉइंट आता है कि वीबीटी जो है डिफरेंस नहीं बता पाई मेजर्ड और कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मूवमेंट के बीच में। उसने एक्सप्लेन तो कर दिया कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, बट वो मैग्नेटिक मूवमेंट को जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाई। अब हमें पता है म्यू जो होता है =√n×n+2 होता है। सो यहाँ पे मैंने म्यू से कैलकुलेटेड ले लिया। सो जो म्यू एस होता है वो स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट होता है और म्यू एल जो होता है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। तो मैं म्यू को मैग्नेटिक मूवमेंट को ऐसे भी लिख सकती हूँ, म्यू एस प्लस म्यू एल। सो म्यू एल जो है वो नेगलेक्ट हो जाता है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ में, और सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ में म्यू एल जो है ऐड हो जाता है। ये भी जो है वीबीटी जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाई। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो वीबीटी है मैग्नेटिक मूवमेंट का जो वेरिएशन है टेम्परेचर के साथ वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, और वीबीटी रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। सो हमारा 5th पॉइंट आता है कि वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि कुछ कॉम्प्लेक्सेस लेबाइल होते हैं, कुछ इनर्ट होते हैं। सो ये भी वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इनर्ट होते हैं जो डिस्प्लेसमेंट कर दे जिसमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिगेंड डिफ़िकल्ट होती है, और लेबाइल होते हैं जिसमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिगेंड जो है वो ईजी होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे लिमिटेशन में कि वीबीटी हैज़ नो एक्सप्लेनेशन वाई 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस दे विल बी टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। सो जो हमारे 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो या तो स्क्वायर प्लेनर होंगे या फिर हमारे क्या होंगे, टेट्राहेड्रल होंगे। तो ये मोस्टली कुछ केसेस में ये बता नहीं पाती है कि वो टेट्राहेड्रल होंगे या स्क्वायर प्लेनर होंगे। जैसे कि जो हमारा निकल है मोस्टली उसके केस में, जिसमें हमारी 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, उस केस में ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। 7th आता है हमारा एक कॉम्प्लेक्स है एसिटाइल एसीटोनेटो, जिसकी जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल है, लेकिन उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है वो ऑक्टाहेड्रल है। तो ये भी वीबीटी जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई। अगर हम बात करें हमारी इनर ऑर्बिटल तो वो हमारे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और उसमें जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन होगी D2sp3 होगी, और जो आउटर ऑर्बिटल है वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और उसमें हमारी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगी। अगर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होंगे तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। और अगर हाई स्पिन होंगे तो वीक फील्ड लिगेंड होंगे और नो पेयरिंग नहीं होगी। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है क्रोमियम NH3 पॉजिटिव और एक है क्रोमियम F6 पॉजिटिव। जो F फ्लोरीन होता है हमारा हेलोजन में वो वीक फील्ड लिगेंड होता है, और जो हमारा NH3 होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। तो ये पेयरिंग करवा देगा और ये पेयरिंग नहीं करवाएगा। सो यहाँ पे वीबीटी जो है फेल्स हो गई, क्योंकि वाई सम कॉम्प्लेक्सेस ऑफ मेटल आयन इन अ पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट आर लो स्पिन इन सेम मेटल आयन एंड इन अ पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट आर हाई स्पिन। यहाँ पे इसने बोला है कि जो पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन 3 यहाँ पे भी 3 पॉजिटिव है और यहाँ पे भी 3 पॉजिटिव है, फिर यहाँ पे क्यों स्ट्रॉन्ग फील्ड है और यहाँ पे क्यों वीक फील्ड है ये, तो ये जो है वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है
क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो कि एच बेथ और वी ब्लैक ने दी थी 1950s में, जो अप्लाइड होती है आयनिक क्रिस्टल्स के ऊपर। सो CFT में हम कंसिडर करते हैं मेटल और लिगेंड को एज अ पॉइंट चार्ज, और जो बॉन्डिंग होती है मेटल आयन और लिगेंड के बीच में वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है, 100% इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है। मेटल जो है वो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, लिगेंड जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो सकता है या फिर न्यूट्रल हो सकता है। नेगेटिवली चार्ज जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और न्यूट्रल में NH3 H2O और इथाइलिन डाईअमीन, जिनके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं मेनली न्यूट्रल में, वो आते हैं। सो मेटल पॉजिटिव और जैसे फ्लोरीन नेगेटिव, तो यहाँ पे हमारी जो इंट्रैक्शंस होती है वो आयन आयन इंट्रैक्शन होती है। और अगर मैं NH3 और हमारा H2O का एग्जांपल दूँ तो मेटल पॉजिटिव और यहाँ से यहाँ पे जो है हमारा पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और H पे पार्शियल पॉजिटिव, H पे पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पे भी पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारी इंट्रैक्शन होगी वो आयन डायपोल इंट्रैक्शन होगी। नेक्स्ट मैं बात करूँ शेप ऑफ d ऑर्बिटल्स की, तो एक होता है हमारा नॉन एक्सियल सेट और एक होता है हमारा एक्सियल ऑर्बिटल। सो DXY, DYZ, DZX होते हैं हमारे नॉन एक्सियल, और एक्सियल होते हैं हमारे DX² - Y² DZ²। सो अगर मैं इनकी शेप की बात करूं तो DXY के लिए भी सेम और YZ के लिए DZX के लिए जो है सेम ही शेप होती है, जो होती है हमारी क्लोवर लीफ शेप्ड होती है। नेक्स्ट होता है हमारा DZ² - X² और DZ² - Y²। हमारा एक्सियल ऑर्बिटल जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, और DZ² की जो हमारी शेप होती है वो होती है डोनट शेप होती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अजम्पशन ऑफ CFT। सो हमारी CFT की अजम्पशन क्या है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की। सो जो मेटल लिगेंड है उसमें हमें पता है जो बॉन्डिंग होती है वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है, प्योरली आयनिक होती है। सो मेटल आयन इज जो ट्रांजिशन मेटल आयन है वो सराउंडेड होता है बाय लिगेंड, और लिगेंड भी क्या, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। मेटल लिगेंड को कंसिडर किया गया है पॉइंट चार्ज, एज हमने एजम्पशन पे भी उस पर हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में भी देखा था ये पॉइंट। लिगेंड्स जो हो सकते हैं वो अनायनिक भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं, यानी कि नेगेटिवली चार्ज और या फिर जिस पे लोन पेयर प्रेजेंट है। सो मेटल और जो अनायनिक आयन के साथ होगा तो आयन आयन इंट्रैक्शन होंगे, और अगर मेटल जो है हमारा किसी लिगेंड के साथ होगा जिस पर लोन पेयर प्रेजेंट है, आयन डायपोल बन जाए तो वहाँ पे आयन डायपोल इंट्रैक्शन होगी। अब हम अपनी बात करते हैं अजम्पशन के अंदर ही फोर्थ आती है हमारी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग CFS। सो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो होती है इन केस ऑफ फ्री मेटल आयन, फ्री मेटल आयन का मतलब है कि यहाँ पे लिगेंड प्रेजेंट नहीं है, तो वहाँ पे जो मेटल होगा हमारा उसके जो d ऑर्बिटल होंगे उनकी उन पांचों d ऑर्बिटल की सेम एनर्जी होगी इन एब्सेंस ऑफ लिगेंड, तो वहाँ पे उसको हम बोलेंगे डीजेनरेट d ऑर्बिटल। सेकेंड हमारा आता है कि प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ लिगेंड। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रेजेंट है, हमारे लिगेंड प्रेजेंट है, तो वहाँ पे हमारे दो केस हो सकते हैं, स्पेरिक सिमेट्रिक फील्ड और ऑक्टाहेड्रल। तो अब हम करने वाले हैं स्पेरिक सिमेट्रिक फील्ड की केस में। तो यहाँ पे जो है हमारा मेटल प्रेजेंट होता है और उसके अंदर उसके d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और लिगेंड यहाँ से अप्रोच करेंगे तो लिगेंड नेगेटिवली चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो भी नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो यहाँ पे जो है कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी क्योंकि पॉइंट चार्ज की वजह से, और यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। वो कैसे होगी? वो होगी जो मेटल है वो हमारा पॉजिटिवली चार्ज है और जो लिगेंड है वो हमारा नेगेटिवली चार्ज है, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी इसकी वजह से, और फोर्स ऑफ रिपल्शन इसके डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और इसके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, वो नेगेटिवली चार्ज, ये भी नेगेटिवली चार्ज, तो यहाँ पे हमारी होगी फोर्स ऑफ रिपल्शन, जिसकी वजह से हमारी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ हो गई तो 5d ऑर्बिटल जो एनर्जी है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी, बट सेम एक्सटेंट तक। यहाँ पे कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी अभी, ठीक है। तो एनर्जी जैसे हमारे d ऑर्बिटल्स थे उनकी एनर्जी जो है सेम एक्सटेंट तक जो इंक्रीज़ होगी, लेकिन यहाँ पे कोई स्प्लिटिंग नहीं हो रही है, ये पांचों की ऑर्बिटल एक साथ ही हैं।
नेक्स्ट मैं अगर ऑक्टाहेड्रल की बात करूँ तो उसमें 6 लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं, बीच में हमारा मेटल प्रेजेंट होगा। तो उसमें जो एक्सियल सेट होता है dx² - y² और dz², उसकी एनर्जी इंक्रीज करती है और नॉन एक्सियल सेट की एनर्जी जो है वो डिक्रीज करती है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा अजप्शंस में कि CFT डिफर करती है डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ। वो हमने देख ही लिया ऑक्टाहेड्रल के केस में, स्फेरिक सिमेट्रिक फील्ड के केस में या फिर स्क्वायर प्लेनर के केस में भी जो है ये डिफरेंट होगी। CFT वाज प्रपोज टू एक्सप्लेन द कलर एंड मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ट्रांजिशन मेटल, जो कि VBT की लिमिटेशन थी कि वो कलर और मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं बता पाया था ट्रांजिशन मेटल का, तो CFT जो है वो ये बता सकती है। सो अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है CFT इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो मैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करूँ तो वहाँ पे मेरा फॉर्मूला होगा Ml6 और N पॉजिटिव, यानी कि मेटल और 6 लिगेंड प्रेजेंट है और कोई पॉजिटिव चार्ज। सो यहाँ पे बीच में मेटल प्रेजेंट है और यहाँ पे हमारे 6 लिगेंड्स प्रेजेंट है। ये हमारी Z एक्सिस है, ये हमारी Y एक्सिस है और ये हमारी X एक्सिस है। अगर मैं एक्सियल सेट की बात करूँ तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ होगी, क्योंकि जो एक्सियल सेट है वो डायरेक्ट जो उस पे हमारा जो लिगेंड है वो डायरेक्टली मेटल के कांटेक्ट में है, जैसे आप यहाँ पे भी दे सकते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। और जो हमारा नॉन एक्सियल सेट है उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी, क्योंकि वो इन बिटवीन द प्लेसेस है, यहाँ पे वो डायरेक्टली मेटल को अप्रोच नहीं कर रहे हैं। सो अगर मैं अपना डायग्राम बनाऊं तो ये एनर्जी लेवल है, ये हमारे 5 ऑर्बिटल्स हैं। फ्री मेटल आयन के केस में जब कोई लिगेंड प्रेजेंट नहीं है तो हमारी एनर्जी इतनी होगी, और इन केस ऑफ स्फेरिक सिमेट्रिक फील्ड के केस में हमारी एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, बट कोई स्प्लिटिंग नहीं होती है। फिर हमारा ऑक्टाहेड्रल के केस में जो है 2 टाइप से स्प्लिटिंग हो जाती है, एक्सियल सेट में और नॉन एक्सियल सेट में, और बीच में हमारा प्रेजेंट होता है बेरी सेंटर। अब यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पे जो हमारा एक्सियल सेट होगा वो ऊपर आ जाएगा, क्योंकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, और नॉन एक्सियल जो है वो नीचे आ जाएगा। इसे हम बोलेंगे EG, इसे हम बोलेंगे T2G। G जो है हमारा G रेट को रिप्रेजेंट करता है, और हमारा बीच में प्रेजेंट है बेरी सेंटर, और इस ऑर्बिटल से लेकर यहाँ तक का जो हमारा डिस्टेंस होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा नोट से। सो डेल्टा नोट यहाँ की जो हमारा यहाँ से जो हमारी वैल्यू होगी वो होगी +0.6 डेल्टा नोट, या फिर हम +6 DQ भी बोल सकते हैं, और यहाँ से हमारी वैल्यू होगी -0.4 डेल्टा नोट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम CFSC यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं D0 से लेकर D10 के सिस्टम में। अगर मैं D1 की बात करूं तो यानी कि मेरे जो नॉन एक्सियल सेट है वो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो उसके लिए 1 × जो यहाँ पे हमारी ये वैल्यू थी -0.4 डेल्टा नोट, वो हो जाएगी, तो हमारा आंसर आ जाएगा -0.4 डेल्टा नोट। अगर मैं D2 के लिए बात करूँ तो मेरा इलेक्ट्रॉन आएगा नेक्स्ट ऑर्बिटल में, और वहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी CFSC की 2 × -0.4 डेल्टा नोट, उसकी वैल्यू हो जाएगी -0.8 डेल्टा नोट। अगर मैं D3 की बात करूँ तो मेरा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा नेक्स्ट ऑर्बिटल में, और वहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी 3 × 0.4 डेल्टा नोट इज इक्वल टू -0.12 डेल्टा नोट। यहाँ तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, D3 सिस्टम तक हमारी CFSC कैलकुलेट करने में। हमें प्रॉब्लम होती है D4 से नेक्स्ट, क्योंकि D4 में हमारा जो है या तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा या फिर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। अगर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो वीक फील्ड लिगेंड बनाएगा, वहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी। पेयरिंग ना होने से मतलब ये है कि जो नेक्स्ट मेरा जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो जो है यहाँ पे चला जाएगा, और अगर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बनेगा और पेयरिंग हो जाएगी, तो मतलब वो इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं अगर बात करूँ कि D4 हमारा जो है सिस्टम प्रेजेंट है और वो लो स्पिन है, तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बनाएंगे जहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी, तो मेरा जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो इस ऑर्बिटल के अंदर आ जाएगा। तो मैं इसमें अगर CFSC कैलकुलेट करूँगी तो कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4, सो कितना हो जाएगा 4 × -0.4 डेल्टा नोट, और वैल्यू हो जाएगी मेरी -1.6 डेल्टा नोट। अगर मैं इसी केस में हाई स्पिन की बात करूँ तो वीक फील्ड लिगेंड बनेगा, लेकिन यहाँ पे ये पेयरिंग नहीं हो पाएगी।
तो पेयरिंग नहीं हो पाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, यहाँ ऊपर चला जाएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पे तो 3 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो क्या होगा, 3 इंटू वैल्यू क्या -0.4 डेल्टा नोट, प्लस में ऊपर एक इलेक्ट्रॉन तो 1 इंटू, और यहाँ की वैल्यू क्या थी 0.6 डेल्टा नोट, तो मेरी वैल्यू आ जाएगी -0.6 डेल्टा नोट। D5 के लिए भी सेम है, और यही हमारा D6 के लिए, D7 के लिए, D8 के लिए भी सब के लिए सेम है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है CFT इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक CFT इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल। सो उसमें हमारा होगा मेटल और हमारे 4 लिगेंड और कोई भी N पॉजिटिव चार्ज। सो कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें 4 होता है, तो दो केस हो सकते हैं, टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर। तो सबसे पहले हम स्क्वायर प्लेनर की बात करेंगे। तो स्क्वायर प्लेनर में हम एक क्यूब बनाएंगे। क्यूब में हमारे जो लिगेंड होते हैं वो इस तरह से यहाँ पे और यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा वाई प्लेन, ये हमारा जेड प्लेन और ये एक्स प्लेन। सो इसमें हमें दिख रहा है कि जो हमारा एक्सियल सेट है, यानी कि यहाँ पे एक्सियल सेट है, कहीं पे भी लिगेंड जो है इन एक्सियल सेट से मेटल को अप्रोच नहीं कर रहा है डायरेक्टली। किसी एक्सियल सेट में कोई लिगेंड प्रेजेंट कर रहा नहीं कर रहा है। तो नॉन एक्सियल सेट यानी कि बिटवीन प्रेजेंट है एक्सियल सेट के। तो जो हमारा नॉन एक्सियल सेट है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू एक्सियल सेट। सो अब हम अपना एनर्जी डायग्राम देखें तो इन केस ऑफ फ्री मेटल आयन के केस में वही हमारे 5d ऑर्बिटल और स्पेरिस्मेटिक फील्ड में हमारी एनर्जी जो इंक्रीज हो जाती है, पर ये हाइपोथेटिकल केस होता है। फिर नेक्स्ट हमारा जो आता है उसमें जो हमारा अब नॉन एक्सियल सेट तो ऊपर आ जाएगा और एक्सियल सेट जो है वो नीचे चला जाएगा। ये हमारा बेरी सेंटर था, और यहाँ पे हमारा ये T2 हो जाएगा और ये E हो जाएगा। सो जो हमारा डेल्टा टी, ये जो हमारा डिस्टेंस होगा वो डेल्टा टी होगा, और उसकी वैल्यू होती है 10 DQ के इक्वल, और ये हमारा हो जाएगा -6 DQ, ये हो जाएगा हमारा +4 DQ। सो यहाँ पे हमें पता डेल्टा टी इज इक्वल टू 10 DQ के बराबर होता है। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जो CFS होती है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है, वो स्मॉल क्यों होती है टेट्राहेड्रल में एज कम्पेयर टू ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। बिकॉज जो टेट्राहेड्रल होते हैं उसमें 4 लिगेंड प्रेजेंट है और ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड प्रेजेंट है, और ज़्यादा लिगेंड होंगे तो ज़्यादा रिपल्शन होगी और ज़्यादा ही एनर्जी होगी। और ऑक्टाहेड्रल में सेकंड ये है कि ऑक्टाहेड्रल में डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, ज़्यादा रिपल्शन होगी तो ज़्यादा एनर्जी होगी। डायरेक्ट कांटेक्ट किसका होता है, लिगेंड्स का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, क्योंकि वो एक्सियल सेट वाले जो होते हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं मेटल के। और डेल्टा टी और डेल्टा नोट में जो हमारा रिलेशन होता है वो होता है डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा नोट। और CFSC जो है टेट्राहेड्रल के केस में आप इजीली निकाल सकते हो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, बिकॉज जो सारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं टेट्राहेड्रल में वो सारे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो वो वीक फील्ड लिगेंड बनाएंगे तो वो पेयरिंग नहीं करवाते हैं। तो आप इजीली जो है CFSC जो है कैलकुलेट कर सकते हो टेट्राहेड्रल में। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है CFS इन केस ऑफ टेट्रागोनल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। टेट्रागोनल हम डिस्ट्रक्टेड ऑक्टाहेड्रल भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं अपना जो फिगर देखूँ तो मेटल होते हैं और हमारे 4 लिगेंड इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, और जो हमारा 2 लिगेंड है वो ऐसे प्रेजेंट होते हैं। ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी जेड एक्सिस। तो टेट्रागोनल के केस में क्या होता है, जो 2 मेटल लिगेंड होते हैं वो लॉन्ग होते हैं जैसे इसमें दिखा रखा, और 4 मेटल लिगेंड जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं। सो यहाँ पे 2 केसेस होते हैं, इलोंगेशन हो सकती है या फिर टेट्रागोनल कंप्रेशन हो सकती है। अगर इलोंगेशन तब होती है जब जो जेड एक्सिस के हमारे जो लिगेंड होते हैं वो अवे मूव कर रहे हों, और कंप्रेशन होती है जब जो जेड एक्सिस के लिगेंड है वो हमारे कंप्रेस कर रहे हो, यानी कि पास में आ रहे हों मेटल के। तो हम सबसे पहले केस देखेंगे इलोंगेशन का। सो यहाँ पे हमारी जो है इस केस में हमारी एनर्जी है, और केस ऑफ फ्री मेटल आयन के केस में जो है हमारे 5d ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे, और स्फेरिस्मेटिक फील्ड में जो है हमारी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। और यहाँ पे हमारी जो है ऑक्टाहेड्रल फील्ड के अंदर क्या होता था, एक्सियल सेट और नॉन एक्सियल सेट के अंदर टूट जाता था। और अब उसके आगे हमारा जो है स्क्वायर प्लेनर के केस में, इलोंगेशन के केस में जो हमारा
डी एक्स वाले जो हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी और डी जेड वालों की एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि वो मूव कर रहे हैं मेटल आयन से। तो डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर ऊपर आ जाएगा ये वाला, और डी जेड स्क्वेयर नीचे चला जाएगा। और इस केस में यहाँ पे डी एक्स वाई ऊपर आ जाएगा, डी वाई जेड डी जेड एक्स जो है वो नीचे आ जाएगा। अब मैं अपने सेकेंड कंप्रेशन की बात करूं तो जो डी जेड स्क्वेयर था उसकी एनर्जी और भी लो हो जाएगी, वो नीचे आ जाएगा, और डी एक्स वाई जो है उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, वो ऊपर चला जाएगा। और यहाँ पे हमारा डेल्टा एस पी जो है ये हमारा डिस्टेंस होता है, और डी वाई जेड डी एक्स जेड जो है वो एज इट इज़ रहेगा। इस केस में भी आप जो है CFSC जो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है इजीली निकाल सकते हो। जो पहले मैंने मेथड बताया था सेम इसमें भी वैसे ही यूज़ होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, यानी कि डेल्टा नोट। नेचर इसमें जो है हमारे जो है 4 फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं डेल्टा नोट को। सबसे पहले है नेचर ऑफ लिगेंड, सेकंड है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन, और थर्ड है टाइप्स ऑफ डी ऑर्बिटल, और फोर्थ है ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। फर्स्ट है हमारा नेचर ऑफ द लिगेंड। लिगेंड का नेचर यानी कि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड हो सकता है या फिर वीक फील्ड लिगेंड हो सकता है। तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड है वो पेयरिंग को करवाते हैं, वीक फील्ड पेयरिंग नहीं करवाते हैं। पेयरिंग एनर्जी अगर लेस देन एनर्जी ऑफ डेल्टा नोट होगी, डेल्टा नोट है तो मोर होगा डेल्टा नोट, और वहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। और पेयरिंग अगर मोर होगी तो डेल्टा नोट लेस होगा और वहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड होगा। जैसे कि ये हम सीरीज़ देख सकते हैं, यहाँ पे हम NH3 को कंसिडर कर लेते हैं, ये न्यूट्रल है। यहाँ से हम अगर पीछे जाएंगे तो वहाँ पे वीक फील्ड, और इससे आगे जाएंगे तो स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है। जैसे कि इथाइलिन डायमीन CN नेगेटिव CO, और यहाँ पे H2OH F नेगेटिव SCN नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव Br नेगेटिव आयरन नेगेटिव। यहाँ पे अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, क्रोमियम Cl6 3 नेगेटिव और क्रोमियम CN6 3 नेगेटिव। यहाँ पे CN जो है वो मेरा स्ट्रॉन्ग फील्ड है और Cl जो है वो मेरा वीक फील्ड लिगेंड है। तो डेल्टा नोट की वैल्यू जो है इसकी ज़्यादा होगी स्ट्रॉन्ग फील्ड की, और डेल्टा नोट की वैल्यू जो है इसमें कम होगी। सेकेंड पॉइंट मेरा आता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। मोर विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन, मोर विल बी द CFS। जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतना ज़्यादा CFS होगा। जो जैसे कि M2 पॉजिटिव और M3 पॉजिटिव, तो यहाँ पे हमारा जो CFS ज़्यादा होगी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है और फोर्स ऑफ रिपल्शन भी ज़्यादा होती है, तो इसलिए CFS भी जो होती है वो ज़्यादा होती है। जैसे कि एग्जांपल लें हम, कोबाल्ट H2O6 2 पॉजिटिव और कोबाल्ट H2O6 3 पॉजिटिव, तो यहाँ पे हमारी CFS जो है वो कम है और यहाँ पे हमारी CFS जो है वो ज़्यादा है। थर्ड मेरा रीज़न है, थर्ड फैक्टर है हमारा टाइप्स ऑफ डी ऑर्बिटल। 3D सीरीज़ हो सकती है हमारी, 4D 5D, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ हो सकती है। तो जैसे जैसे ट्रांजिशन सीरीज़ में हम जाते हैं तो 30 to 50% जो है CFS वो इंक्रीज़ होती है। डी ऑर्बिटल का साइज़ इंक्रीज़ होगा तो CFS जो भी है वो इंक्रीज़ होती है। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया 3D 4D 5D से, क्रोमियम Cl6 3 नेगेटिव, Rn Cl6 3 नेगेटिव, इरिडियम Cl6 3 नेगेटिव, तो यहाँ पे हमारी CFS जो हो रही है वो इंक्रीज़ हो रही है। और फोर्थ हमारा फैक्टर है ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। जो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल की बात करें तो इसमें CFS कम होती है, इसमें ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें 4 लिगेंड होते हैं, 6 लिगेंड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। ये पहले हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। और यहाँ पे है एक हमारा जो रिलेशनशिप होता है डेल्टा T = 4/9 डेल्टा नोट होता है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो।